नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी आपकी निरंतर जारी है। उसी की श्रृंखला जो हमारी चल रही है यूपी लेखपाल मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स और डीआई के प्रश्न टॉपिक छोड़कर बाकी अन्य टॉपिक्स के सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये श्रृंखला आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है। आप निरंतर मॉक टेस्ट कर रहे हैं और अपने स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। तो आप सबका जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, लगातार बनी रही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 150 रुपए में आप हमारे चैनल की वीआईपी मेंबरशिप लेंगे, जिसमें आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी अन्य पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है आपका कि कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड वेवल। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवल इसमें शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे, लेकिन मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। शिलालेख 1, शिलालेख 5, शिलालेख 13 और शिलालेख 13। तो कहां पर क्या क्या उल्लेख मिलता है उसको आपको मिलान करना है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए है। शिलालेख 1 में पशु बलि निषेध लिखा की जानकारी मिलती है। शिलालेख 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात मिलती है। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और शिलालेख 13 में ही बोध गया की धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे पहला विवादास्पद प्रावधान क्या था? प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति या बजट पर बहस करने का अधिकार। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप देते हुए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिससे विभाजन के बीज बोए गए। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कारण दिया है विंसेंट स्मिथ ने उन्हें उनकी दिग्विजयों और सैन्य कुशलताओं के कारण यह उपाधि दी थी। तो कौन सा सही है ऑप्शन आपका, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन सही है। इतिहासकार बीए स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाएं दी गई हैं। गदर पार्टी की स्थापना, कामा गाटा मारू प्रकरण, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। तो सही उत्तर पहचानने के लिए आपको इनका वर्ष पता होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 में होता है। होम रूल लीग अप्रैल सितंबर 1916 में आती है और लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में होता है। तो सबसे पहले गदर पार्टी आएगी, उसके बाद आपका कामा गाटा मारू प्रकरण आएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? पत्राचार, सैन्य विभाग, विदेश विभाग या दास विभाग। सही उत्तर है आपका बी, सैन्य विभाग। बलबन ने सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। आरिज ए मुमालिक इसका प्रधान होता था। तो बलबन ने जो सैन्य विभाग स्थापित किया था उसका नाम था दीवाने अर्ज और आरिज ए मुमालिक इसका प्रधान होता था। अब हम बढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में क्या सही है? इसकी इसे लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, इसे राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज से संबंधित समितियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता बनती है 1977 में, जीवी के राव बनती है 1985 में और एल एम सिंह भी बनती है 1986 में। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 44 में, 42 में, 86 में या 73 में? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर नवे का 42, जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, जिला निर्वाचन अधिकारी का या पंचायती राज मंत्रालय का? तो पंचायतों के लिए चुनाव कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो बनता है वो पंचायत और नगर पालिका चुनाव का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 प्लस लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत प्रावधानित है? तो यह सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा कहलाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा यानी कि रेगुर, लैटेराइट मृदा यानी कि और लाल मृदा। सही उत्तर है आपका यहाँ पर स्वतः जुताई वाली मृदा काली मृदा कहलाती है, जिसको हम रेगुर भी कहते हैं। जब यह सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि इसकी जुताई हो गई है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है या झारखंड है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मिजोरम। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में 94.4% शीर्ष राज्यों में है। संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है आपका कि बहुउद्देशीय परियोजना को सूची और नदी से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है। इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए है। इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर है, माता टीला यूपी एमपी में बेतवा नदी पर है, नागार्जुन सागर आंध्र और तेलंगाना कृष्णा नदी पर है, हीराकुंड ओडिशा में महानदी पर है। अगला प्रश्न है आपका कि बादलों के प्रकार में कपासी वर्षी बादल की मुख्य विशेषता क्या है? केवल ऊंचाई पर पाए जाते हैं और वर्षा नहीं करते हैं, कोहरे जैसा दिखना, गरज बिजली और भारी वर्षा, साफ मौसम का संकेत होना। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी। कपासी वर्षी बादल लंबवत विकास वाले होते हैं और तूफान, ओले और भारी बारिश लाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कोडरमा झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, अभ्रक यानी कि माइका। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या उत्तराखंड? सही उत्तर है आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह तमांग घाटी जाने का रास्ता है। अगला प्रश्न है आपका कि रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई थी और यह किस अवधि के लिए थी? जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार, यूपीए सरकार? सही उत्तर है आपका यहाँ पर जनता पार्टी सरकार 1978 से 83 के लिए लागू की गई थी, लेकिन यह 1978 से 1980 के दौरान अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान के तहत लागू की गई है, जो गुन्नार मृडल की अवधारणा पर आधारित थी।
अगला प्रश्न है आपका कि बाइके अलग समिति का संबंध किससे है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गरीबी रेखा के निर्धारण कैलोरी आवश्यकता पर आधारित थी। 1979 में गठित इस समिति ने ग्रामीण 2400 कैलोरी और शहरी 2100 क्षेत्रों के लिए कैलोरी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? कॉरिडोर, स्प्रेड, मार्जिन या बेस रेट? और सही उत्तर है आपका ए, कॉरिडोर। आरबीआई की शब्दावली में रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच के क्षेत्र को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी होती है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, 2%। खरीफ फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों पर 5%। अगला प्रश्न है आपका कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी अंतरण सब शामिल होता है। व्यापार संतुलन केवल दृश्य वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है और भुगतान संतुलन देश के सभी आर्थिक लेन देन, दृश्य अदृश्य पूंजी का रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कोर सेक्टर के उद्योगों के सूचकांक आईआईपी में सर्वाधिक भारांश किसका है? बिजली, कोयला, रिफाइनरी उत्पाद या इस्पात? सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, रिफाइनरी उत्पाद। 8 कोर इंडस्ट्रीज में रिफाइनरी उत्पादों का भारांश सबसे अधिक 28.04% है। इसके बाद बिजली और इस्पात का स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका कि खतौनी में जोतदार के नाम पर परिवर्तन या उत्तराधिकार विरासत दर्ज करने के लिए किस आरसी प्रपत्र का उपयोग होता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, आरसी प्रपत्र 9 का। आरसी प्रपत्र 4 खसरा कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में सबसे शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो ये राजस्व परिषद है, बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्व मामले में सर्वोच्च अपील राजस्व परिषद प्रयागराज में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी परिचित होंगे, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, बी ऑप्शन 165 फीट लगभग 55 गज। गंटरी जरीब 66 फीट की होती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 बीघा पक्का 3025 वर्ग गज जो तो 1 बिस्वा कितने वर्ग गज के बराबर होगा? 151, 200, 125 या 165? सही उत्तर है आपका 1 बीघा इक्वल टू होता है 20 बिस्वा, तो 3025 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 151.25 वर्ग गज। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र और राज्य का वित्तीय पोषण अनुपात मैदानी क्षेत्रों में क्या है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 60:40। हिमालयी और पूर्वोत्तरी राज्यों में यह 90:10 है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम की योजना एमकेएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, महिला किसान शक्तिकरण परियोजना। यह कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या था? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, धनी और गरीब किसानों के बीच खाई का बढ़ जाना हरित क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार निजी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? सही उत्तर है आपका सी, 80%। निजी परियोजनाओं के लिए 80% सहमति आवश्यक है। पीपीपी मॉडल पर परियोजनाएं जो बनती हैं उनके लिए 70% सहमति चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1954। यह अधिनियम 1953 में बना और 1954 में मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से प्रायोगिक रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो के लॉन्च व्हीकल में जीएसएलवी MK3 में किस प्रकार के ऊपरी चरण का उपयोग किया जाता है? ठोस ईंधन चरण, तरल ईंधन चरण, स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण या हाइब्रिड चरण? सही उत्तर है आपका यहां पर सी, LBM 3
जीएसएलवी MK3 में उच्च ज्वार वाला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE20 उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन को रोग से मैच करना है। थायमीन, नियासिन, साइनोकोबालामीन और टोकोफेराल। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। B1 की कमी से बेरी रोग होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा और B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है और ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या बांझपन। अगला प्रश्न है आपका कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो लिटमस पेपर पर उसका क्या प्रभाव होगा। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, नीला लिटमस लाल हो जाएगा। पीएच मान अगर 7 से छोटा है तो मतलब वो एसिडिक है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको याद रखने की ट्रिक अनिल में होती है। आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन। बताइएगा पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। सही उत्तर है आपका सी, एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों के प्राकृतिक रूप से पकाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस परिघटना के लिए जिम्मेदार है। तारों का टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पानी में छड़ी का मुड़ा दिखना या इंद्रधनुष बनना। बताइएगा प्रकाश का प्रकीर्णन किस परिघटना के लिए जिम्मेदार है। सही उत्तर है आपका बी, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। वातावरण के कणों के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरान की छड़ों का क्या कार्य है। न्यूट्रॉन की गति कम करना, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करना या रिएक्टर को ठंडा करना या ईंधन के रूप में कार्य करना। सही उत्तर है आपका बी। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग होता है वो क्या करती हैं, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला अवक्रिया को, चैन रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम मंदक करता है, जो भारी जल होता है जिसे डीटीओ कहते हैं या ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, जीन संपादन, क्रायोजेनिक इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, जीन संपादन में CRISPR Cas9 का एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीक है जो डीएनए को सटीक रूप से संशोधित कर सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मुख्य अंतर क्या है। बीओडी अकार्बनिक प्रदूषण मापता है, सीओडी कार्बनिक। बीओडी केवल जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थों के लिए ऑक्सीजन की मांग है, जबकि सीओडी जैव और अजैव दोनों के लिए। बीओडी हमेशा सीओडी से अधिक होता है, दोनों एक समान है। तो मुख्य अंतर क्या है यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी, बीओडी केवल जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थों के लिए ऑक्सीजन की मांग करता है, जबकि सीओडी जैव और अजैव दोनों के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी पिरामिड में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सही उत्तर है आपका सी, ऊर्जा का पिरामिड। ऊष्म प्रवैगिकी के नियमों के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है। मैब इसको शॉर्ट में कहते हैं और सही उत्तर है आपका बी, यूनेस्को। मैब कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता 100 वर्षों के पैमाने पर सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 जिसको कहते हैं। और सही उत्तर है आपका डी, SF6 की GWP लगभग 23,900 है। CO2 को 1 माना जाता है। मीथेन की लगभग 28 से 30 है। अगला प्रश्न है आपका कि जल निकायों में सुपोषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है।
शैवाल वृद्धि, पोषक तत्व वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, जलीय जीव की मृत्यु। पोषक तत्व वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन, ऑक्सीजन की कमी, जलीय जीवों की मृत्यु। ऑक्सीजन वृद्धि, शैवाल वृद्धि, पोषक तत्व की कमी। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी। सबसे पहले पोषक तत्वों की वृद्धि होती है जिससे शैवाल प्रस्फुटन होता है, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। उर्वरक सीवेज से पोषक तत्व एनपी बढ़ते हैं, शैवाल तेजी से बढ़ने लगते हैं, अपघटन के दौरान ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पर्यावरण कानूनों के लागू होने का सही कालानुक्रम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वायु प्रदूषक रोकथाम अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ए ऑप्शन, वन्य जीव संरक्षण आता है 1972 में। फिर आता है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में। फिर आता है आपका वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 में। और सबसे बाद में आता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रामसर स्थल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के और दूसरी तरफ जिला दिया गया है, तो सही मिलान करना है आपको। तो सही मिलान आपका ए है। बखीरा संत कबीर नगर में स्थित है। हैदरपुर आपका मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। नवाबगंज उन्नाव में है। पार्वती अर्गा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नवाबगंज भी पूछा गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध विशेष रूप से किन पदार्थों के नियंत्रण से है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ओडीएस जैसे सीएफसी, प्लास्टिक कचरा या परमाणु कचरा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य में शून्य भुखमरी किस लक्ष्य संख्या के तहत आता है? 1, 2, 3 या 5? सही उत्तर है आपका यहां पर बी। एसडीजी 1 में गरीबी उन्मूलन आता है, एसडीजी 2 में शून्य भुखमरी आती है और एसडीजी 3 में अच्छा स्वास्थ्य आता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 में ईपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी कि निर्माता अपने उत्पादों के अंत जीवन यानी कि एंड ऑफ लाइफ कचरे के संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है आपका कि थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग कहां किया जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ईंट निर्माण और सीमेंट उद्योग में। फ्लाई ऐश का उपयोग पोर्टलैंड, पाजोलाना सीमेंट और ईंट बनाने में होता है क्योंकि इसमें सीमेंट जैसे गुण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का को हाल ही में किस नए प्रभाग में मिला दिया गया है? तो दो जो प्रोजेक्ट अलग अलग चल रहे थे उसको किस में मिला दिया गया है? सही उत्तर है आपका बी, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। 2023 में प्रशासनिक सुविधा के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बना दिया गया है। टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहां लिखा जाता है? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। सही उत्तर है आपका बी, पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक लिखकर नाम और पद दिया जाता है, उसके नीचे सेवा में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना और परिपत्र में मुख्य अंतर क्या है? अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है और वैधानिक होती है, जबकि परिपत्र विभागीय सूचना के लिए होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निष्कपट में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा? निष्कपट, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निहि धन कपट निष्कपट होता है। नियम यहां पर लगता है विसर्ग के पहले ई ऊ हो और बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग श हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि पीताम्बर में विष्णु अर्थ में कौन सा समास है? पीताम्बर आपसे पूछा गया है विष्णु के अर्थ के लिए। तो कर्मधारय होगा या बहुब्रीय होगा या तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा?
अगर आपको थोड़ा बहुत भी कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर पता है, बहुत आसानी से आप इसका उत्तर बी बता रहे होंगे। पीत यानी कि पीला है, अंबर यानी और वस्त्र जिसका विष्णु। तो विशेष अर्थ के कारण बहुब्रीहि है। यदि केवल पीला कपड़ा अर्थ हो तो कर्मधारय होगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो भी कर्मधारय आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्यक पलंग, हरिद्रा हल्दी, गोमय गोबर, कपर्दिका कपड़ा। बताइएगा तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। कपर्दिका का अर्थ कौड़ी होता है, कपड़ा का तत्सम करपट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जंगम का जो शब्द है उसका सटीक विलोम क्या है? तो इसका स्थावर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुरंदर, मधुआ, शक्र या रतीश। सही उत्तर है आपका डी। रतीश कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। पुरंदर, मधुआ, शक्र, सुरपति इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है या मुझको घर जाना है। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। सर्वनाम संबंधी यहां पर अशुद्धि सारी है और यहां पर जो सही होगा मुझे घर जाना व्याकरण सम्मत है। अगला प्रश्न है आपका कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गणित में तेज होना, भाग जाना, मिलकर काम करना या धोखेबाज होना। सही उत्तर है आपका बी, भाग जाना, रफू चक्कर होना। अगला प्रश्न है आपका कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सुंदर लगातार, लगातार सुंदर, राम के बिना विराम, रुकना या चलना। तो सही उत्तर होगा आपका ए। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है बिना विराम के लगातार। अगला प्रश्न है आपका कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। बताइएगा उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर है आपका यहां पर उत्धन ज्वल होता है, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है आपका कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए रस आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दिए गए हैं, रस और अलंकार, लेकिन सामान्य हिंदी में ये आते हैं। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप वहां पर स्पष्टीकरण मांगते नहीं फिरेंगे कि आपके सिलेबस में था कि नहीं था। भय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, विवित्स का जुगुप्सा और वीर वीर का उत्साह होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में तृतीय पीढ़ी का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का हुआ, तीसरी में आईसी चिप्स का प्रयोग हुआ और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि कैश मेमोरी की गति और लागत के संबंध में सही कथन क्या है? यह रैम से धीमी और सस्ती है, यह रैम से तेज और महंगी है, यह हार्ड डिस्क से धीमी है, यह सबसे सस्ती मेमोरी है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह रैम से तेज और महंगी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू के पास होती है, इसलिए यह रैम से तेज और महंगी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आईपी एड्रेस IPv4 की क्लास बी की रेंज क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन 128 से 191.255.00। ठीक है, ये आपके एक बार मैं और पढ़ा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 आपका 1 से 126 है, क्लास बी 128 से 191 है और क्लास सी 192 से 223 तक है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ लेयर्स दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रोटोकॉल डिवाइस दी गई हैं। तो आपसे पूछा गया है कौन सी लेयर किस प्रोटोकॉल डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो फिजिकल हब में केबल आता है, डेटा लिंक में स्विच और मैक आता है, नेटवर्क में राउटर और आईपी आता है, एप्लीकेशन में एचटीटीपी और एफटीपी आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर
सी बस। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल बैकबोन पर निर्भर करती है। जो सिंगल केबल होती है वो पूरी टोपोलॉजी की बैकबोन होती है, जिस पर टोपोलॉजी पूरी निर्भर करती है। अगला प्रश्न है आपका कि वॉर्म और वायरस में मुख्य अंतर क्या है। वॉर्म को फैलने के लिए मानव क्रिया होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वायरस को होती है। वायरस नेटवर्क पर फैलता है, वॉर्म नहीं। वॉर्म हार्डवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है, दोनों एक ही हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। वॉर्म एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर खुद को कॉपी करता है। वायरस को किसी होस्ट फाइल से जुड़ने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का या ऑपरेटर का उपयोग करना होता है। तो दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है कॉन्केटिनेट या एंड। टेक्स्ट जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट फंक्शन या एम्परसेंड का उपयोग होता है, जिसको हम शॉर्ट में एंड के रूप में पढ़ते हैं। एम्परसेंड इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताइएगा, सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस सी अगर कोई सोच रहा है सेंटर देखकर, तो वो कॉपी का होता है। सही उत्तर है आपका बी, कंट्रोल प्लस ई। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। बताना है आपको दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। सही उत्तर है आपका ए। 10 को 8 और 2 में आप तोड़ना, फिर इस प्रकार से 1010 आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लॉजिक गेट्स में वह कौन सा गेट है जो केवल तभी एक आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट एक हों। बताइएगा, लॉजिक गेट्स में वह कौन सा गेट है जो केवल तभी आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट एक हों। तो सही उत्तर है आपका बी, एंड गेट। एंड गेट में यदि ए 1 है और बी 1 है तभी आउटपुट एक होगा। अगला प्रश्न है आपका कि MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से किस तकनीकी में होता है। वेब ब्राउजिंग, IoT, ईमेल या फाइल ट्रांसफर। सही उत्तर है आपका बी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। MQTT एक हल्का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो IoT डिवाइसेस के बीच संचार के लिए आदर्श है। अगला क्वेश्चन है आपका कि SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का उदाहरण है। अमेजन AWS EC2, गूगल डॉक्स, विंडोज OS, गूगल ऐप इंजन। तो सही उत्तर है आपका यहां पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उदाहरण गूगल डॉक्स और जीमेल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर सेवा के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, आप सभी को पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, OMR, प्लाटर, माइक्रोफोन। तो जो माइक्रोफोन होता है आपका, ये आपका इनपुट डिवाइस है। OMR आपका इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। प्लाटर यहां पर आपका आउटपुट डिवाइस है, बड़े प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में IT एक्ट 2000 किस धारा के तहत साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 66F। साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो वैश्विक शीर्ष 500 सूची 2023 में शामिल हुआ। तो सही उत्तर है आपका सी, एरावत। सीडैक पुणे में स्थापित एरावत भारत का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर है। अब बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ, यूपीजी के। प्रश्न है आपका कि थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लठभरवा भोज विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है। यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। गोमती, सई नदी, रामगंगा, केन नदी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर गोमती फुलहर झील से निकलती है।
पीलीभीत में सई भिजवान झील से निकलती है। रामगंगा दूधातोली श्रेणी से निकलती है और केन कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, भिजवान झील जो है ये आपकी हरदोई में स्थित है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर कानपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। यह भारत के सबसे पुराने शिखरों वाले मंदिरों में से एक है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो सी है। दोनों कथन आपके सही हैं। ये गुप्त काल का 5वीं सदी में बना ईंट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सई नदी का उद्गम किस जिले की भिजवान झील से होता है और यह अंततः किस नदी में मिल जाती है। पीलीभीत गंगा, हरदोई गोमती, उन्नाव गंगा, लखीमपुर घाघरा। सही उत्तर है आपका बी हरदोई गोमती। सई नदी हरदोई से निकलती है और जौनपुर में गोमती से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली वर्तमान में किस जिले में स्थित है। एटा, कासगंज, बदायूं या मैनपुरी। सही उत्तर है आपका बी कासगंज। पटियाली पहले एटा में था लेकिन अब यह कासगंज जिले में है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नोएडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 76, 81, 91 या 86। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1976 को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में की गई थी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है आपका कि ओडीओपी के तहत बिंदी उत्पाद के लिए कौन सा जिला चयनित है। बलिया, मऊ, देवरिया या आजमगढ़। सही उत्तर है आपका ए बलिया। बलिया बिंदी यानी कि टिकुली उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। सही उत्तर है आपका बी लखनऊ। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ बख्शी का तालाब के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। केन, बेतवा, चंबल या रिहंद। बताइएगा माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है और सही उत्तर है आपका बी बेतवा नदी पर, ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न है आपका कि देवा शरीफ में किस सूफी संत की मजार है। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन हैं और सही उत्तर है आपका बी हाजी वारिस अली शाह की मजार है और यह बाराबंकी में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में बिरादरी पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। मुकद्दम, तखत, मालगुजार या प्रधान। सही उत्तर है आपका बी तखत। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, अवध या पूर्वांचल। बताइएगा चरकुला नृत्य किस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है आपका बी ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन की महिलाएं सिर पर 108 दीपों वाला पिंजरा रखकर ये नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार वर्ष 2026 के तक राज्य में सकल प्रजनन दर टीएफआर को घटाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही उत्तर है आपका बी। लक्ष्य 2026 तक 2.1 और 2030 तक इसे 1.9 टीएफआर प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। 47, 50, 72 या 82। सही उत्तर है आपका यूपीएसआरटीसी की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि आह्ला लोकगीत किस रस में गाया जाता है। सही उत्तर है आपका बी वीर रस। बुंदेलखंड का है ये। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप इनको मैच कर पाएंगे। यूपीएफसी कानपुर में है, यूपी सीडा कानपुर में है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है और पिकअप भवन आपका जो आयोग है वो लखनऊ में है। ठीक है, पिकअप भवन में ही आपके आयोग का ऑफिस है। ठीक है, यूपीएफसी यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का कार्यालय कानपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आगरा, उन्नाव, कानपुर या नोएडा। सही उत्तर है आपका बी
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बंथर में स्थित है। कानपुर और आगरा चमड़ा उद्योग के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत निर्मित होने वाला दौधन बांध किस अभ्यारण्य के क्षेत्र में आएगा, बताइएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ या दुधवा। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। यह बांध पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन इससे यूपी के बुंदेलखंड को पानी मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ 1857 के विद्रोही दिए गए हैं, दूसरा स्थान दिया गया है। सही उत्तर है आपका बी, कदम सिंह मेरठ से, देवी सिंह मथुरा से, लियाकत अली इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से, खान अब्दुल खान बरेली से। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनघनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोई। वर्तमान में इसका नाम संत रविदास नगर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर गाजियाबाद 3971 के साथ सबसे पहले आएगा, फिर वाराणसी 2395, लखनऊ 1816 और भदोई 1555। तो ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कैसा लगे, आज के प्रश्नों का स्तर कैसा लगा। देखिए, लगातार तैयारी करते रहिए। कुछ प्रश्न तो रिपीट होंगे हर पेपर में आपके, जब 100 प्रश्न लाए जाते हैं तो 1 2 2 4 प्रश्नों का रिपीट होना लाजमी है। तो उनको आप रिवीजन की तरह देखा करिए, परेशान मत हुआ करिए, खुद को निगेटिव मत किया करिए। जब आप लगातार निगेटिव बातें करते हैं तो आपका मन पढ़ाई से निरंतर दूर होता चला जाता है। तो पॉजिटिव रहिए और अच्छे से हर चीज को करते रहिए। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ और यूट्यूब के जितने भी हमारे वीडियो हैं उन सब की पीडीएफ आपको वहां पर हमारे चैनल पर मिलेगी। आपको वन टाइम पेमेंट करना है, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना है। अगर आप लेखपाल में ज्वाइन होते हैं तो आपको वीडियो की भी पीडीएफ प्राप्त होंगी। अगर आप किसी अन्य परीक्षा के लिए हैं तो भी आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करना है। सारी पीडीएफ आपको वन टाइम पेमेंट 150 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।